मेरा जहां तक मानना है प्रस्तावना से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। पहले अपन ने टॉपिक डिस्कस किया, संविधान सभा का टॉपिक अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा टॉपिक अपना था प्रस्तावना का। दोनों ही टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में अपन ने चर्चा की है दोस्तों, और मुझे जहां तक लगता है कि शायद कोई क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। 100% दावा तो मैं नहीं करता और दावा करना भी नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि पेपर सेटर दूसरा है, मैं पेपर सेटर नहीं हूं। चलिए प्रस्तावना को आगे बढ़ाते हैं अपन। प्रीएम्बल प्रस्तावना, उद्देशिका प्रस्तावना प्रीएम्बल। कल दोस्तों अपनी चर्चा हुई थी, पहले अपन ने डिस्कस किया प्रस्तावना के स्रोत को लेकर, और आप लोगों के साथ बिल्कुल डिटेल में चर्चा की मैंने भारतीय संविधान के स्रोत को लेकर के, अलग अलग देशों से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है भारतीय जनता। दूसरा दोस्तों कल अपन ने चर्चा की शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप, और 5 प्रकार पढ़े अपन ने शासन के स्वरूप के। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को लेकर पढ़ा अपन ने, दूसरा समाजवादी सोशलिस्ट, तीसरा पंथनिरपेक्षता को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा अपन ने, चौथा लोकतंत्र को डेमोक्रेसी, और 5वां गणराज्य रिपब्लिक। यहां तक बात हुई थी दोस्तों, और सरकार के उद्देश्य अपन पढ़ रहे थे। सरकार के उद्देश्य, और सरकार के उद्देश्य में अपन चर्चा कर रहे थे न्याय को लेकर। पहला न्याय को लेकर, जिसमें 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। यहां तक बात हुई थी दोस्तों अपनी। आगे पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो न्याय का कंसेप्ट है, ये जो न्याय की अवधारणा है, वो कौन से देश के संविधान से ली गई है। संविधान के स्रोतों को लेकर चर्चा की थी मैंने, उस वक्त भी बताया था। वापस से बता देता हूं कि ये जो न्याय का कंसेप्ट है, न्याय की जो अवधारणा है, वो कौन से देश के संविधान से ली गई दोस्तों। तो 1917 में, 1917 में रूसी क्रांति हुई, और उसी रूसी क्रांति से इस न्याय के कंसेप्ट को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया दोस्तों। क्लियर। अब 3 प्रकार का न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, जिसके अंतर्गत अपन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, अपन डीपीएसपी के मामले में पढ़ते हैं, तो वहां पर अनुच्छेद 38 में भी इसका उल्लेख किया गया। बहुत सारे दोस्त कमेंट भी कर रहे हैं आर्टिकल 38 में। चलिए दोस्तों, 3 प्रकार का न्याय। पहला सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय से मतलब है, राहुल बोकोलिया कह रहे हैं सर प्लीज वो कल वाला करेक्शन करवा दिए। अच्छा ठीक है दोस्तों, सही याद दिलवा दिया इन्होंने। मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा, प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया, इसको लेकर कल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 7 अक्टूबर आएगा, उसमें 7 अक्टूबर 1949 आएगा। ऑथेंटिक दोस्तों 17 अक्टूबर 1949, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। शायद कल मैंने भी गलत लिखवा दिया था इस पर, तो प्लीज 17 अक्टूबर 1949। दिनेश प्रजापति 7 अक्टूबर, स्मिता मीना 7 अक्टूबर, नहीं 7 अक्टूबर नहीं है दोस्तों, 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। 17 अक्टूबर 1949 कर लीजिएगा इसको। और फिर प्रस्तावना लागू कब हुई? प्रस्तावना लागू कब हुई?
26 जनवरी 1950 को। क्लियर? अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है आप लोगों का, अब मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है आप लोगों का। 17 अक्टूबर डन। ठीक है दोस्तों, सामाजिक न्याय को लेकर चर्चा कर रहे हैं अपन। समाज में जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों, यह प्रोविजन है सामाजिक न्याय के अंतर्गत। दूसरा, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। आर्थिक न्याय से मतलब है कि हर व्यक्ति को अपना आर्थिक दृष्टिकोण से विकास करने का अधिकार होगा। हर व्यक्ति को अपना आर्थिक विकास करने का अधिकार होगा। हर व्यक्ति के लिए राज्य के द्वारा रोजगार की उपलब्धता करवाई जाएगी, अवकाश की व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली आप लोग काम कर रहे हैं, काम पर काम कर रहे हैं, छुट्टी वुट्टी है ही नहीं, बिल्कुल। अरे कल को आप लोग अगर कोई रीट फाइट कर लेता है, कोई पुलिस कांस्टेबल बन जाता है, कोई पटवारी बन जाता है, कोई आरएस बन जाता है, कोई आईएएस बन जाता है, तो ऐसा थोड़ी है जब तक 60 साल तक जब तक आप लोग अपनी जॉब करोगे टिल दैट टाइम कोई छुट्टी वुट्टी होगी ही नहीं आपकी। अभी लॉकडाउन में लोग घरों के अंदर परेशान है, छुट्टी से परेशान है। और याद कीजिए उन लोगों के बारे में, वो चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो सकते हैं, जो डिफेंस सर्विसेज के जो लोग हैं, जो पिछले 6 महीने 8 महीने 10-10 महीने से घर नहीं आए हैं, उनसे पूछिए दोस्तों आप इस चीज को लेकर। तो कहने का मतलब है आर्थिक न्याय के अंतर्गत आर्थिक दृष्टिकोण से अपना विकास करने का अधिकार होगा, रोजगार की उपलब्धता रहेगी, साथ में अवकाश की भी उपलब्धता रहेगी। तीसरा दोस्तों, राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय को लेकर कल भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि वयस्क मताधिकार की योग्यता रखने वाले लोगों को, वयस्क मताधिकार की योग्यता रखने वाले लोगों को वोट देने का अधिकार है, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। क्लियर? दूसरा, उम्मीदवार बनने का अधिकार है, उम्मीदवार बनने का अधिकार है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान दोस्तों, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं गवर्नमेंट की। अरे बहुत बार देखा गया है, कभी कभार आप ही लोगों में से वैकेंसी नहीं आती है तो प्रॉब्लम लोगों को, वैकेंसी अगर आ जाती है, फॉर्म वॉर्म फिल हो जाते हैं, एग्जाम डेट क्लियर हो जाती है, तो लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि नहीं सर अभी हमारी प्रिपरेशन फुलफिल नहीं हुई है, थोड़ा टाइम और दीजिए। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा भी होगा कि फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ, उसको पोस्टपोन करने को लेकर बड़े स्तर पर प्रयास किए गए लोगों के द्वारा। कुछ लोग टंकियों पर भी चढ़ गए, तमाम सारी बातें, जो भी ये अपना डिबेट का इश्यू नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि सरकार की आप आलोचना कर सकते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए आप लोग अनशन वनशन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप लोग सरकार के हड़ताल वड़ताल का इस प्रकार का कंसेप्ट रख सकते हैं। उस कंडीशन में भी दोस्तों, ये केवल लोकतांत्रिक देश में ही इस प्रकार की व्यवस्था है कि इन सब के बावजूद भी सरकार के द्वारा आपका अनशन तोड़वाने के लिए जूस पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। सोच के देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से अगर सत्ता का, सरकार का अगर सामान्य जनता विरोध करती है, चाइना जैसे देशों में, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में, तो क्या किया जाता है उन लोगों के साथ? पता ही नहीं लगता शाम तक तो कि है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो सरकार की आलोचना करने का जो ये कंसेप्ट है, ये राजनीतिक न्याय से दोस्तों अपने को मिलता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा आपको न्याय का कंसेप्ट। चलिए दोस्तों, आगे अपन सरकार का दूसरा उद्देश्य पढ़ते हैं। सरकार का दूसरा उद्देश्य पढ़ते हैं अपन। पहला उद्देश्य हो गया आपका न्याय, दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता, इक्विटी, और चौथा है बंधुत्व, फ्रैटर्निटी, भाईचारा। एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि अभी करंट सिनेरियो में जो क्रिश्चियंस का जो ट्रेंड है वो काफी हद तक बदला है दोस्तों। अब किस वे में ये ट्रेंड बदला है उसको लेकर बताना चाहूंगा मैं। न्याय का जो अपन ने 3 प्रकार पढ़े, आपका सामाजिक न्याय, आपका आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय, इसको दोस्तों क्रम में पूछ लिया जाता है।
इसको क्रम में पूछ लिया जाता है कि पहले सामाजिक न्याय आएगा, आर्थिक न्याय आएगा, राजनीतिक न्याय आएगा। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। जिस प्रकार से शासन के मैंने आप लोगों को 5 प्रकार बताए, 5 प्रकार कौन कौन से? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्षता, चौथा लोकतंत्र और पांचवा गणराज्य। इसको भी दोस्तों आपको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी आरपीएससी में। तो हो सकता है जो आगे आने वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों का न्याय से पूछा जा सकता है। न्याय के साथ में दोस्तों ये जो सीक्वेंस है, पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और उसके बाद बंधुत्व, इन वाले ये जो 4 वर्ड्स हैं इनको भी इसी सीक्वेंस में याद रखिए दोस्तों आप लोग। हर्ष कुंडारा सर कह रहे हैं सर नमस्कार। नमस्कार कुंडारा सर, आपको रीजनिंग के दीवाने हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अजय जी कह रहे हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। बिल्कुल दोस्तों, इस क्रम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज आप इस क्रम का ध्यान रखिए। क्लियर? चलिए अब स्वतंत्रता दोस्तों, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा दोस्तों। दिनेश प्रजापति कह रहे हैं 1789 1799 की फ्रांसीसी क्रांति से ये कंसेप्ट लिया गया। बात करूंगा मैं दिनेश जी यहां पर कि ये जो स्वतंत्रता, समता और जो बंधुता के जो कंसेप्ट हैं, ये फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से लेकर 1799 के बीच में हुई, उस फ्रांसीसी क्रांति से ये कंसेप्ट लिए गए हैं दोस्तों। क्लियर? स्वतंत्रता को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। रघुवीर सिंह डागुर सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच डागुर सर, थैंक यू सो मच। स्मिता मीना जी, रोशन मीना, सब लोगों का धन्यवाद। दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। लेकिन एक और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, उस उद्देश्य प्रस्ताव में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था दोस्तों। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। अब आप कहेंगे सर 5 प्रकार की स्वतंत्रता तो ये पढ़ते हम, 6वीं प्रकार की कौन सी है? तो चलिए पहले बात करते हैं 5 प्रकार की कौन कौन सी है। विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान की वर्तमान प्रस्तावना में किया गया है। अंजना चौधरी जी कह रहे हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, सब इंटेलिजेंट लोग हैं। इंडियन पॉलिटी तो मेरे को लग रहा है कि जो स्टूडेंट मेरे साथ लाइव हैं उन लोगों का ऑलरेडी सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं, सारी जो एनालिटिकल अप्रोच वो बिल्कुल क्लियर है ऑन द टिप्स इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब आप इस प्रकार के कॉमेंट्स के माध्यम से जवाब देते हैं। लगता है कि वाकई में जो सामने लोग बैठे हैं वो वाकई में एक अच्छी दिशा में अपने प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप इंडियन पॉलिटी के साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स को अगर आत्मसात कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सीट आप लोगों के लिए पक्की है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख तो वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। लेकिन पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें एक और स्वतंत्रता कौन सी थी दोस्तों? बताइए फटाफट अगर किसी को आइडिया है तो बताइए फटाफट अगर किसी को आइडिया है तो। हाँ, सूर्य प्रकाश गोगा सर कह रहे हैं कि सबको प्रियम्बल याद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्मिता मीना, सागर चौधरी, मोना बिश्नोई जोधपुर, आपने पढ़ाया था सर क्लास में। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए इस बात का। एक नया फैक्ट है जो शायद ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ा है मैंने आप लोगों को, उस फैक्ट की चर्चा कर रहा हूं मैं यहां पर। यही तो फायदा है डागुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ने का। दोस्तों वो 6वीं प्रकार की स्वतंत्रता थी काम की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता। और इस स्वतंत्रता को राहुल बोकोले करें निवास की स्वतंत्रता। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी ये बात अक्सर आपको कहा करता था कि कभी भी टप्पा नहीं मारना। अक्सर होता क्या है दोस्तों, दिनेश प्रजापति कह रहे हैं नो आइडिया, बहुत अच्छी बात है। आप पर्टिकुलर किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो दोस्तों उस कंडीशन में किसी भी क्वेश्चन का जवाब अगर आप लोग देते हो एग्जाम में तो प्लीज
कभी भी आंख बंद करके उस तक नहीं पहुंचना। अगर नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को टिक मत कीजिए दोस्तों। होता क्या है, कई बार कोई आप ऐसा क्वेश्चन है जिस पर रिस्क खेल जाते हैं आप लोग, क्या चलो हो ही जाएगा, ये तो कहीं सुना हुआ सा लग रहा है, इस प्रकार का अगर आप लोग कंसेप्ट ले लेते हो साथ में, और वो क्वेश्चन अगर आप लोगों का गलत हो जाता है और उसी एक क्वेश्चन की वजह से अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, तो दोस्तों वो जो दुख है वो जिंदगी भर आप लोगों को सालता रहेगा। ये कंपटीशन का दौर है, यहां पर की गई छोटी सी मिस्टेक आपको जिंदगी भर के लिए परेशान कर सकती है। तो प्लीज इस प्रकार की एरर्स नहीं करनी है। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, बात खत्म। अरे आप में से बहुत सारे लोग कल को आरएस का, कल को आईएएस का, सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू फेस करोगे और वहां पर इंटरव्यू बोर्ड में आपको बोर्ड लगातार उलझाएगा। कोई ऐसा कंसेप्ट आपसे पूछेगा जो आपको नहीं आ रहा है, और नहीं आते हुए भी अगर आप लोग उस चीज का जवाब देने की कोशिश करोगे, फैक्ट सी बात है, गलत जवाब दोगे। और बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो बहुत सीनियर लोग होते हैं दोस्तों, जिंदगी के सारे अनुभव हैं उनको, और अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स लोग वो लोग हैं, उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बहुत सारे लोग आप में से एग्री होंगे मेरी इस बात को लेकर। तो प्लीज अगर नहीं आता तो गलत जवाब नहीं देना कभी भी। क्लियर? चलिए, तो छठवीं थी काम की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता, उसे भारतीय संविधान की वर्तमान जो प्रस्तावना है उसमें शामिल नहीं किया गया दोस्तों। क्लियर? चलिए, अब विचार और अभिव्यक्ति की जो ये स्वतंत्रता है दोस्तों, क्या इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना के साथ और किसी दूसरी जगह भी किया गया है क्या? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? चलिए, ओपन क्वेश्चन आप लोगों के लिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया, कौन से अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों, जब अपन फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, जब मौलिक अधिकारों का अपन अध्ययन करते हैं, तो दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 का जो सब क्लोज 1 का जो सब क्लोज क है, उसमें स्पष्ट रूप से अपन पढ़ते हैं। जी, बहुत सारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नीलम मिश्रा, दिनेश प्रजापति, स्मिता मीना, सागर चौधरी, दिनेश प्रजापति, बिल्कुल 19 का ए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है दोस्तों, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कनेक्ट कीजिए टॉपिक्स को, कनेक्ट कीजिए। महेश कुशवाहा, सुमन गिला, रेखा चौधरी, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 के सब क्लोज 1 के सब क्लोज क में किया गया है। क्लियर? चलिए, इसके साथ में विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता की बात अपन कर चुके हैं पहले भी, कि हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, उसमें आस्था व विश्वास रखने की स्वतंत्रता है। हाँ, राहुल बोकोलिया कह रहे हैं कि रंगमंच की, सिनेमा की, बिल्कुल सूचना का अधिकार, तमाम सारी बातें मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस की थी। और जब इसके बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का जब टॉपिक पढ़ेंगे, तो बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अपन, चिंता मत कीजिए दोस्तों आप। अब धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख, वही वापस फंडामेंटल राइट में जाना चाहूंगा मैं, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28, कि हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपनाने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। साथ में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। धार्मिक खर्च के लिए इकट्ठा किया गया कोई पैसा है वो टैक्स फ्री होगा। सरकार के द्वारा संचालित किसी प्रकार की कोई संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल, नीलम मिश्रा सही कह रहे हैं, आर्टिकल 25 से 28। और दोस्तों, उपासना की स्वतंत्रता, तो ये तमाम जो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इसका उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। क्लियर? बिल्कुल, सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। तीसरा उद्देश्य सरकार का वो है समता, इक्वलिटी, समता, समानता, जिसके अंतर्गत अपन 2 प्रकार की समता की बात करते हैं दोस्तों। कौन कौन सी? अवसर और प्रतिष्ठा, अवसर और प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता। क्लियर? अवसर, अपॉर्चुनिटी, प्रदीप राठौर कह रहे हैं अवसर और प्रतिष्ठा। दोस्तों, अवसर की समानता की बात वापस से मौलिक अधिकारों से कनेक्ट करना चाहूंगा मैं आप लोगों को। आर्टिकल 16 में अपन करते हैं, अनुच्छेद 16 में अपन बात करते हैं
लोक नियोजन का अधिकार, जो सरकारी नौकरियां हैं उनको सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में। अगर योग्यता है, अगर टैलेंट है, अगर जो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी अगर आप लोग फुलफिल करते हैं तो सरकार के द्वारा आपको नौकरी दी जाएगी। दोस्तों, सबको अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की अगर अपन बात करें तो हर व्यक्ति को समाज में एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, प्रतिष्ठा के साथ, रेपुटेशन के साथ जीने का अधिकार है। सुमेर सिंह सैनी जी कह रहे हैं सर फिर इस्लाम की शिक्षा क्यों दी जाती है मदरसों में? अपन इसको डिटेल में चर्चा करेंगे जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर इसी जगह सारे कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में अपन ले लिया तो टॉपिक अपना पूरा ही नहीं होगा। मौलिक अधिकार की कम से कम भी मैं आप लोगों के साथ 12 से 13 घंटे मौलिक अधिकारों को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो एक प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का सब लोगों को अधिकार होगा, ऐसा कहता है हमारा भारतीय संविधान, और प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है। नेमाराम चौधरी कह रहे हैं विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14, बिल्कुल सही कह रहे हैं नेमाराम जी आप लोग। विधि के समक्ष समता की बात भी की गई है, इक्विटी बिफोर द लॉ की बात भी की गई है कि कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों का, सब लोगों को समान समझा जाएगा। अगला दोस्तों बंधुत्व, अगला है बंधुत्व, फ्रैटर्निटी, भाईचारा। और बंधुत्व के अंतर्गत दोस्तों दो बातें कही गई हैं, दो प्रकार के बंधुत्व की बात की गई है। पहला, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, और दूसरा राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता। इंटेग्रिटी, अखंडता। दोस्तों, बंधुत्व, भाईचारा, क्या इस शब्द का उल्लेख, गौर से सुनिएगा मेरे इस फैक्ट को, क्या बंधुत्व शब्द का उल्लेख पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें क्या बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया था? क्या बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया था? बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए आप लोग कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने पेश किया था उस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया था या नहीं किया गया था? उमाराम कह रहे व्यक्ति गरिमा, राष्ट्रीय एकता, व्यक्ति की गरिमा। जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन है मेरा उसका जवाब दीजिए आप लोग। हाँ, दादा टोकर कह रहे हैं हाँ, लक्ष्मी अग्रवाल कह रहे हैं नहीं, हनुमान शर्मा यस। हाँ, कई तो बेटों को पता नहीं है फिर भी यस नो कह रहे हैं। हाँ, दादा ठाकुर पूरा उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा आपने। करिश्मा खंडेलवाल कह रहे हैं कि किया गया, पवन कुमार यादव नहीं, इंग्लिश विंग्लिश यस, सूर्य प्रकाश गोगा सर किया गया था, लक्ष्मण फिरोदा नहीं, सुमन गिला नहीं, करिश्मा चौधरी, सागर चौधरी हाँ, उमाराम, लवली डियर यस, सोनल चौधरी नहीं, दिनेश प्रजापति नहीं। दोस्तों, बंधुत्व शब्द का उल्लेख पंडित नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं किया गया था, नहीं किया गया था, नहीं किया गया था। जो लोग हां कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, वो देख लो गौर से। उद्देश्य प्रस्ताव में बंधुत्व शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, क्लियर। लेकिन एक जो 8वां बिंदु था, उद्देश्य प्रस्ताव का जो 8वां बिंदु था दोस्तों, उस 8वें बिंदु में, उस 8वें बिंदु में पब्लिक वेलफेयर की बात की गई है, लोक कल्याण की बात की गई है, और कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से बंधुत्व शब्द का प्रयोग उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था, लेकिन डायरेक्टली इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर शब्द का उल्लेख किया गया था, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं
कि बंधुत्व शब्द का प्रयोग इनडायरेक्टली, बाकी डायरेक्टली नहीं किया गया था दोस्तों। क्लियर? व्यक्ति की गरिमा, कि हर व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट कि बंधुत्व या भाईचारे शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में और कहां किया गया है? बंधुत्व या भाईचारे शब्द का प्रयोग और भारतीय संविधान में कहां किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में जब भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में जब मौलिक कर्तव्य अपन पढ़ते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज अपन पढ़ते हैं, तो वहां पर भी इस भ्रातृत्व, इस भाईचारा, इस बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बिल्कुल नेमाराम जी सही कह रहे हैं कि आर्टिकल 51 क में किया गया है। बहुत बेहतरीन जवाब देते हैं कुछ लोग, बिल्कुल मनमोहन भी सही कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा, राष्ट्र की एकता व अखंडता। आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो राष्ट्र की एकता, जो ये शब्द है, यूनिटी ऑफ द नेशन जो है, इस शब्द का प्रयोग तो मूल संविधान की प्रस्तावना में किया गया था, लेकिन ये अखंडता शब्द, जो इंटेग्रिटी शब्द है, ये बाद में जोड़ा गया दोस्तों। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये जो अखंडता शब्द है, इंटेग्रिटी जो शब्द है, ये बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? शेष जो और 2 शब्द जब एकमात्र संविधान संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया, उसी के साथ ये एक शब्द और जोड़ा गया दोस्तों। और वो कौन सा था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 जो शब्द जोड़े गए थे, उनमें अखंडता भी एक शब्द था दोस्तों। प्रवीण जांगू जी कह रहे हैं, गुरुदेव इतना डीप ऑफलाइन क्लास में क्यों नहीं पढ़ाया? प्रवीण जी, अपन यहां पर आप लोग शायद पुलिस कांस्टेबल के बैच में थे मेरे ख्याल से। पुलिस कांस्टेबल के बैच में इतना डेप्थ में पढ़ाएंगे तो फिर आईएएस वालों को क्या पढ़ाएंगे, ये बताइए आप लोग, बताइए। आप बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो नाराज भी हो रहे हैं इस चीज को लेकर। मैंने आप लोगों से एक कमिटमेंट किया था, एक प्रॉमिस मैंने आप लोगों से किया था कि आप चाहे किसी भी लेवल की प्रिपरेशन करें, उस लेवल की प्रिपरेशन के लिए जरूर मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आऊंगा। और आज इस डागूर चैनल के माध्यम से वो सारे कंटेंट मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। आईएएस से लेकर तमाम पुलिस कांस्टेबल तक की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं दोस्तों, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये सारे कंटेंट। तो आज से ये आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से अपन तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपनी यूपीएससी और आरपीएससी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। आप सूर्य प्रकाश गोगा सर कह रहे हैं बहुत नया चल रहा है सर। हाँ बिल्कुल, नई नई बातें मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। अरे पुरानी बातें अगर साझा करनी होती तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने का क्या मतलब था दोस्तों? क्लियर? चलिए, तो ये अखंडता जो इंटेग्रिटी शब्द है, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। तो चलिए, ये सरकार के उद्देश्य से कि न्याय उपलब्ध करवाया जाएगा, स्वतंत्रता रहेगी, क्षमता प्रदान की जाएगी और बंधुत्व की भावना का विस्तार किया जाएगा दोस्तों। अब चौथा पॉइंट पढ़ते हैं अपन प्रस्तावना का। चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट था आपका प्रस्तावना का स्रोत, दूसरा था आपका शासन का स्वरूप, तीसरा था सरकार के उद्देश्य और चौथा है दोस्तों लागू होने की तिथि। लागू होने की तिथि। बोला सर बाकी पीछे वालों को तो नहीं पता, बाकी ये तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। लागू होने की तिथि का तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। क्लियर दोस्तों? लागू होने के संदर्भ में 2 फैक्ट अक्सर अपन पढ़ते हैं कि देश का संविधान एक बार आंशिक रूप से लागू हुआ और फिर पूर्ण रूप से लागू किया गया। दूसरा, पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगर पहले की अपन बात करें दोस्तों, तो देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि इस बात क्या कहीं उल्लेख मिलता है कि देश का संविधान
26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया जाएगा या लागू किया जाए। इस बात का उल्लेख मिलता है दोस्तों कहीं भारतीय संविधान में? पहले चर्चा कर चुका हूं मैं आप लोगों के साथ। हाँ, लक्ष्मी अग्रवाल जी बिल्कुल सही करें, 26 नवंबर 1949। लेकिन इस बात का उल्लेख है क्या कहीं कि राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे? आरएस प्री के पेपर में यहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, तीसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य बताओ। नेवाराम जी बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल मौलिक कर्तव्य में इस बात का उल्लेख किया गया है। तीसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य है कि राष्ट्र की एकता व अखंडता की सुरक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। रोशन मीना जी कह रहे हैं आप तो भूल ही गए हमें। अरे किसी को नहीं भूले, आंशिक रूप से लागू किया गया। इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया वो पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। मैं पूछ रहा हूं ये 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान आंशिक रूप से लागू किया जाए, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? पहले चर्चा कर चुका हूं मैं। आर्टिकल 394 अनुच्छेद 394 में इस बात का उल्लेख किया गया है दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान आंशिक रूप से लागू किया जाएगा। क्लियर? अब आंशिक का मतलब क्या है? 16 अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए, 16 आर्टिकल्स। वो 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे बता देता हूं मैं आप लोगों को। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 380, अनुच्छेद 388 और फिर सीक्वेंस में 91, 392, 393 और खुद 394, 394। ये दोस्तों 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए, आंशिक रूप से लागू किए गए। हाँ अजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 जो नागरिकता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ, 324 इलेक्शन कमीशन, 366, 67, 379, 80, 388, 91, 92, 93 और खुद 394 जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो आंशिक रूप से इस दिन लागू किया गया। अच्छा, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ फिर भारत का संविधान? कि सर सबको ही पता है, अभी कोई पूछने वाली बात है क्या? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ दोस्तों। क्या इस बात का उल्लेख भी भारतीय संविधान में कहीं है क्या? इस बात का उल्लेख भी कहीं भारतीय संविधान में है क्या कि जो शेष संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा? दोस्तों इसी अनुच्छेद में, इसी आर्टिकल 394 में, इसी अनुच्छेद 394 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इन 16 अनुच्छेदों के अलावा जो शेष भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का यहां पर। अब दोस्तों और क्या बातें कही गई है लागू होने को लेकर, उसको लेकर चर्चा करते हैं अपन। जो प्रस्तावना की लास्ट लाइंस हैं कि आज एतद द्वारा भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष से क्या मतलब है दोस्तों? हिंदी महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो बहुत अच्छा आता है दोस्तों आप लोगों को, लेकिन हिंदी महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ, फाल्गुन। तो दोस्तों यही 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। अजय जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं,
शुक्ल सप्तमी, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। दोस्तों जो अपने सामान्य ईयर से, जो सामान्य अपने वर्ष हैं, उसमें अगर अपन 57 ऐड करते हैं, 57 अगर उसमें ऐड करते हैं तो विक्रम संवत आता है। 1949 में आप लोग जोड़ के देखिए, 57 2006 ही आएगा। तो इस प्रकार से विक्रम संवत 2006 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप से, 3 बातें कही गई हैं दोस्तों यहां पर, अंगीकृत, दूसरा अधिनियमित, और तीसरा है आत्मा अर्पित। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मा अर्पित। दोस्तों तीनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग, तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ। अंगीकृत से क्या मतलब है? अंगीकृत से मतलब है संविधान को स्वीकार किया गया, संविधान को स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। अधिनियमित से क्या मतलब है? संविधान को लागू किया गया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लागू किया गया। और आत्मार्पित से मतलब है खुद को संविधान को सौंप देना, खुद को संविधान को सौंप देना, अपनी आत्मा को संविधान को सौंप देना, आत्मा अर्पित करना। ये दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और कुछ नए फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। सागर चौधरी, मोना बिश्नोई जोधपुर, लक्ष्मी अग्रवाल, सब लोग बड़े अच्छे जवाब दे रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग, कॉपी पेन हमेशा आप अपने साथ में रखिए। हाँ लक्ष्मी जी बिल्कुल सही करें, इंप्लीमेंट, डेडिकेट, सारी चीजें। अंगीकृत का मतलब संविधान को स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब संविधान को लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब है खुद को संविधान को समर्पित कर देना, सौंप देना। क्लियर? अब कुछ नए फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ और साझा करना चाहूंगा। कल भी मैंने चर्चा की थी आप लोगों के साथ इस संदर्भ में, कल भी इस संदर्भ मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बहुत सारे और ऐसे शब्द थे जिनको जोड़ने को लेकर अलग अलग संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा अपना मत रखा गया, लेकिन कुछ शब्दों को जोड़ लिया गया और कुछ शब्दों को नहीं जोड़ा गया दोस्तों। तो इस संदर्भ में कल भी मैंने चर्चा की थी कि जो पंथ निरपेक्षता जो शब्द है, पंथ निरपेक्षता जो शब्द है, उसको जोड़ने को लेकर संविधान सभा के एक सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा था कि पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त तो पंथ निरपेक्षता शब्द को नहीं जोड़ा गया। आगे जाकर भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976, और उसके द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। अब ब्रजेश्वर प्रसाद जी के द्वारा और किन किन शब्दों का प्रस्ताव रखा गया कि ये शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में होने चाहिए। दोस्तों ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि पंथ निरपेक्षता के साथ अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान होना चाहिए। सोच के देखिए दोस्तों, उस वक्त तो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा गया, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 3 जगहों पे इसे स्थान दे दिया गया दोस्तों। मौलिक अधिकारों में 21 क में, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में, और अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्यों के रूप में भी जोड़ दिया गया दोस्तों। और क्या कहा ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने? ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि पंथ निरपेक्षता, अनिवार्य शिक्षा के अलावा सैनिक शिक्षा भी हर व्यक्ति को दी जानी चाहिए, सैन्य शिक्षा भी हर व्यक्ति को दी जानी चाहिए। जैसे चाइना का कंसेप्ट है कि वह अपने हर नागरिक को आर्मी की ट्रेनिंग देता ही देता है दोस्तों। क्लियर कह रहा हूं? समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना में हर व्यक्ति को वहां की सैन्य शिक्षा दी जाती है, सैन्य ट्रेनिंग है वो दी जाती है दोस्तों। यहां पर दोस्तों भारतीय संविधान के संदर्भ में, प्रस्तावना के संदर्भ में ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने यह बात कही कि सैन्य जो शिक्षा है उसका प्रावधान भी होना चाहिए प्रस्तावना में। और क्या कहा? निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं भी होनी चाहिए। ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग भी प्रस्तावना में किया जाना चाहिए दोस्तों। हालांकि
चारों ही जो डिमांड्स थी, चारों ही जो प्रस्ताव थे ब्रजेश्वर प्रसाद जी के, उनको भारतीय संविधान सभा में नहीं स्थान दिया गया। आगे जाकर हालांकि धीरे धीरे उन सारे प्रावधानों को जोड़ा जा रहा है और हो सकता है निकट भविष्य में सैन्य शिक्षा, इस प्रकार के जो प्रावधान है उनको और भारतीय संविधान में जोड़ दिया जाए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिनको लेकर चर्चा करना चाहूंगा, जी ब्रजेश्वर प्रसाद जी के द्वारा पंथ निरपेक्षता, अनिवार्य शिक्षा, सैन्य शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा सहायता के प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़े जाने को लेकर प्रावधान किया गया। दोस्तों, हाँ बिल्कुल, लक्ष्मी अग्रवाल कह रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी है प्रावधान, माननीय गहलोत साहब के द्वारा पिछले कार्यकाल में निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, सारी चीजें स्टार्ट कर दी गई थी और अभी भी कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। टेस्ट भी आपके किए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स जो आ रही है उसके बाद में ट्रीटमेंट भी आप लोगों का किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन प्रावधानों को भारतीय संविधान में आत्मसात किया जा रहा है। दोस्तों, सोच के देखिए, तभी मैं बार बार कहता हूं कि जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया था वो सामान्य लोग नहीं थे, वो देवदूत थे। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व संविधान सभा के एक और महत्वपूर्ण सदस्य प्रोफेसर सिब्बनलाल सक्सेना। प्रोफेसर सिब्बनलाल सक्सेना जी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम प्रस्तावना में जोड़ा जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी का रहा है, तो महात्मा गांधी का नाम प्रस्तावना में जोड़ा जाना चाहिए। दोस्तों, महात्मा गांधी का अमूल चूल योगदान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में रहा, लेकिन इसी संविधान सभा के एक सदस्य जेबी कृपलानी ने इस प्रस्ताव को अपोज किया, इस प्रस्ताव का विरोध किया कि नहीं, महात्मा गांधी शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया जाना चाहिए। जब लोगों ने पूछा कि क्यों नहीं किया जाना चाहिए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हो सकता है आगे जाकर अलग पार्टियों की सरकारें बने और उन पार्टियों की सरकारों के द्वारा महात्मा गांधी का नाम वापस से संविधान से हटा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ा जो व्यक्तित्व है उसका अनादर ना हो, उसका अपमान ना हो, तो इससे अच्छा है कि महात्मा गांधी का नाम प्रस्तावना में जोड़े ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? चलिए, और दोस्तों, एक सदस्य रहे संविधान सभा के एचवी कामत। एचवी कामत साहब का कहना है कि सारी जो ये दुनिया है वो ईश्वर की बनाई हुई है, ईश्वर के आधार पर ही, ईश्वर के इच्छा के आधार पर ही पूरी दुनिया का संचालन होता है। तो इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ईश्वर शब्द का उल्लेख किया जाना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर के आधार मान करके, ईश्वर को साक्षी मान करके इस प्रकार के प्रावधान हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, एचवी कामत साहब ने कहा कि ईश्वर शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस बात का अपोज किया कि भारत केवल एक पर्टिकुलर धर्म वाला राष्ट्र नहीं है, हमारा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, हमारा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सब धर्मों को बराबर मानने का यहाँ पर अधिकार है और ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते जिसके आधार पर किसी भी प्रकार की धार्मिक कटुता भारतीय संविधान को लेकर उत्पन्न हो। दोस्तों, एक और सदस्य संविधान सभा के आसाम से आते थे, रोहिणी कुमार चौधरी साहब। रोहिणी कुमार चौधरी साहब जो असम से आते थे, इन्होंने क्या कहा, आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि असम में कामाख्या देवी माता का मंदिर है और वो तगड़े भक्त थे। रोहिणी कुमार चौधरी जी कामाख्या माता के तगड़े भक्त थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर का कंसेप्ट मत रखो, आप लोग तो देवी का कंसेप्ट रख दो, ईश्वर का कंसेप्ट मत रखो आप लोग। तो उन्होंने कहा कि कामाख्या माता का नाम मत लो, केवल इतना लिख दो कि देवी को साक्षी मानकर इस प्रकार के प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया जा रहा है। दोस्तों, रोहिणी कुमार चौधरी जी और एचवी कामत साहब दोनों के द्वारा ही जो दिए गए जो सुझाव थे, दोनों को दोस्तों सिरे से खारिज कर दिया गया कि नहीं, ये दोनों ही शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े जाने के योग्य नहीं है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हसरत मोहानी साहब। हसरत मोहानी के बारे में बताना चाहूंगा कि हसरत मोहानी साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनके तगड़े वाले विरोधी हुआ करते थे। जब भी कोई बात इनके द्वारा रखी जाती थी फटाफट विरोध कर दिया करते थे हसरत मोहानी साहब। हसरत मोहानी साहब के द्वारा दो शब्द
समाजवाद और संघवाद, इन दोनों शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े जाने को लेकर अपना पक्ष रखा दोस्तों। क्लियर कि समाजवाद और संघवाद दोनों शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया जाना चाहिए दोस्तों। हालांकि उस वक्त ना समाजवाद को जोड़ा गया ना संघवाद को जोड़ा गया। अब भारतीय संविधान की वर्तमान प्रस्तावना में दोस्तों समाजवाद शब्द का उल्लेख अपन देख ही रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? और हजरत मोहानी साहब के जब इन दोनों ही प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा, तो गुस्सा हो गए हजरत मोहानी साहब। कह दिया अब तो मैं इस संविधान पर हस्ताक्षर भी नहीं करूंगा, और दोस्तों किए भी नहीं। हजरत मोहानी साहब जो संविधान सभा के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे, उन्होंने फाइनली भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ये दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों के साथ साझा की, नए फैक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ साझा किए। अब पूरी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उससे रिलेवेंट जो मुख्य मुख्य फैक्ट्स हैं वो स्लाइड के माध्यम से मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा देता हूं, ताकि इतना जल्दी नोट करना तो उनको आसान नहीं होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो आप लोगों के आत्मसात रह सके। जल्दी कीजिए दोस्तों, क्लास का टाइम केवल 6-7 मिनट का टाइम बचा है। जितेंद्र मीना कह रहे हैं सर आप रघुवीर सर जी के ब्रदर लग रहे हो शायद। हाँ जितेंद्र जी, छोटा भाई मान लीजिए आप। चलिए फटाफट नोट करते जाइए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट। थोड़ा सा मैं इसकी साइज छोटी कर देता हूं जिससे पूरी स्क्रीन पे दिख सके। ये महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर्वप्रथम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, शायद नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। अब आ रहा होगा शायद मेरे ख्याल से सब लोगों को। महत्वपूर्ण बिंदु पूरे के पूरे वही कंटेंट जो मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू के द्वारा पेश किए गए 13 दिसंबर 1946 तथा संविधान सभा द्वारा अपनाए गए 22 जनवरी 1947 के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। क्लियर? उसके बाद में प्रमुख विचारकों ने क्या कहा प्रस्तावना को लेकर? कुछ लोग कह रहे हैं सर कलर के कारण दिख नहीं रहा। ले लीजिए दोस्तों, इतना तो नजर आ रहा है। थोड़ा सा मैंने साइज बड़ी कर दी है, फटाफट क्लिक कर लीजिए दोस्तों। अभी भी कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं सर साफ नहीं दिख रहा। नजर आ रहा है दोस्तों, जितना आ रहा है उतना कर लीजिए आप लोग। जूम करो, कुछ लोग कह रहे हैं। ज्यादा जूम कर दूंगा दोस्तों फिर नजर नहीं आएगा, स्क्रीन पे फैल जाएगा। अब आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए अगला, ये दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप। जो तीनों वाद थे कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं, उससे संबंधित ये स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं आप लोग, एसएम सीकरी साहब जो मुख्य न्यायाधीश थे केशवानंद भारती वाले वाद में जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अगला स्क्रीनशॉट फटाफट, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं जी। हाँ, कुछ लोग सजेशन दे रहे हैं इंदराज मीना जी 360 एसडी करोड़ 480 करोड़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब ज्ञानी लोग बैठे हैं बिल्कुल मेरे सामने। हाँ नेमाराम जी कह रहे हैं सर एक वीडियो केशवानंद भारती वाले वाद पर बनाओ। जरूर नेमाराम जी, बिल्कुल। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूं और उसके बाद में जो भी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों की रहती है उसी के अनुसार मैं सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। ये तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, फटाफट क्लिक करो आप लोग। हाँ सर दिख रहा है, अरे मुझे पता है दिख रहा है। चलिए अगला, जल्दी कीजिए फटाफट, सब दिख रहा है सबको। हाँ सूर्य प्रकाश गोगा सर कह रहे हैं सिटीजनशिप पे भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीए को अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट,
नेक्स्ट, 3 प्रकार का न्याय है आपका, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जल्दी कीजिए फटाफट। डन, ओके। ये दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपकी, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। हाँ, लक्ष्मण फिरोदा जी कह रहे हैं बहुत बहुत शानदार सर जी। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, सब लोगों को धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अगला, समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की, और बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर, और बंधुता 2 प्रकार की, व्यक्ति की गरिमा, और दूसरा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। हाँ मनीषा मेहरा जी, बिल्कुल आगे वाली जो क्लासेस रहेंगी उसमें इस प्रकार का कंसेप्ट नहीं रखेंगे अपन। थोड़ी दिक्कत आती है, कलर में आप लोग ठीक से नजर नहीं आता। चलिए अगला, ये फाइनल दोस्तों, इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को खत्म करते हैं यहीं, और उम्मीद करता हूं आज मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर साझा की गई वो पसंद आई होगी आप लोगों को, और आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, और अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगे रहिए, ताकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप लोग फाइट करके फाइनली अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर सकें।